नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आज संडे है। राजू परुलेकर शो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार भाई राजू परुलेकर। राजू भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो महाराष्ट्र में बहुत कुछ हो रहा है और दरअसल पहले एक कहावत है कि बंगाल में जो होता है आज, वो पूरे हिंदुस्तान में कल होता है, अगले दिन होता है। मतलब बंगाल लीड लेता है, लेकिन आजादी के बाद यह धीरे धीरे बदलता गया है। हम देखते हैं कि मुंबई में जो कुछ होता है वो कल दोहराया जाता है पूरे भारत में, और मुंबई महाराष्ट्र में बहुत कुछ हो रहा है। सबसे पहले तो हमारे अडानी जी को धारावी के बाद गोरेगांव में भी एक बड़ा ठेका मिल गया है बिल्डिंग बनाने का। 36,000 करोड़ का ठेका कहा जा रहा है। दूसरा, वहां पर एक जन सुरक्षा कानून लागू हुआ है, जो बेसिकली सरकार सुरक्षा कानून है कि सरकार की आप किसी तरह की आलोचना न कर सके। कानून को तो पास होना ही था, उनके पास बहुमत है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष वहां पर लगभग बेआवाज दिखा, सीपीएम के एक विधायक को छोड़कर कोई भी उस तरह से विरोध करता हुआ नहीं दिखा जिसकी उम्मीद थी, वो अपने आप में कई सारे सवाल खड़ा कर रहा है। जब महाराष्ट्र की बात होगी तो नागपुर की भी होगी। बाबा साहब का दीक्षा भवन अगर वहां पर है तो रेशम बाग में मुख्यालय भी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रमुख हैं, उन्होंने 75 साल वाला मामला सामने लाकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जो भारतीय परंपरा है उसमें वानप्रस्थ के बाद सन्यास का मामला होता है, उधर ही उन्होंने इशारा किया है कि 75 साल के बाद सीट खाली कर देनी चाहिए। क्या वो मोदी जी को सीट खाली करने के लिए कह रहे हैं, और अमित शाह जी अभी से रिटायरमेंट प्लान क्यों बना रहे हैं? ये सारे सवाल जो हैं वो देश की राजनीति से न सिर्फ जुड़ते हैं, बल्कि आगे क्या होगा इस पर भी बताते हैं। इनमें से कौन सा सवाल पहले लेना चाहते हैं राजू भाई? सब मैं उनके ऊपर छोड़ता हूं। पहला सवाल मैं नहीं पूछता हूं, मैं चाहता हूं कि आप विस्तार से टिप्पणी करें जो कुछ चल रहा है उस पर। देखिए सर, आपने बहुत सारी चीजें खोल का पिटारा पूरा खोल के रख दिया है। इसमें से आप मेरे मैं सामने होते हैं, आप मेरे सामने होते हैं तो मैं लालची हो जाता हूं कि जितनी बातें आपसे निकलवा सकूं निकलवा लूं। नहीं, वो भागवत साहब का हम लोग पहले लेते हैं, क्योंकि भागवत साहब को हम्म। पहले मॉर्निंग वॉक बंद कर देना चाहिए। अब ये बात बोल ओह। ही दी है उन्होंने, तो पहले बंद कर देनी चाहिए। दूसरी बात, वो एयर ट्रैवल ना करे, और कम से कम लोगों के साथ ना करे। अकेले में करने में कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने पक्का यकीन से मानिए कि वो मोदी जी को सामने रखकर ही बात कही। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक हताशा फैली हुई है आरएसएस में मोदी जी के नेतृत्व के मामले में, क्योंकि पूरी दुनिया में अखंड भारत तो छोड़िए, भारत को कोई पूछ नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में आ गया है। अब मोदी साहब की सर रक्षा में अजीत डोभाल उतरे हैं, क्योंकि वो खुद 80 साल के हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे एक कांच भी नहीं टूटी, और जो आईआईटीएन विदेश में जाते हैं उनको पछतावा होता है, जबकि उनके एक बेटे को ब्रिटिश सिटीजनशिप है और दूसरे ने एप्लीकेशन अमेरिकन सिटीजनशिप के लिए किया है। तो ये सारे जो बड़बोले लोग हैं वो मोदी के पक्ष में। दूसरी तरफ देखिए, ये एक इंटरनल वॉर जो है वो अलग अलग तरीके से गंभीर होता जा रहा है। वहां भागवत जी की बात आते ही अमित शाह ने यह भी बोल दिया कि मैं उपनिषद, वेद और ऑर्गेनिक फार्मिंग करूंगा अपनी रिटायरमेंट के बाद। ये बात बहुत जल्द कह रही, क्योंकि उनकी उम्र 58-59 होगी। लेकिन उनको मालूम है मोदी जी की रिटायरमेंट के बाद अपनी को रिटायरमेंट के लिए टाइम नहीं लगाएंगे। आरएसएस वाले और बीजेपी वाले बड़े होशियार लोग हैं। तो बात यह है कि ये सारी जो हो रहे बातें, उसमें एक बात आप याद रखिए कि मोदी जी खुद ब्रह्मा अगर नीचे आकर कहता है मोदी जी आपका टाइम हो गया, आपको कुर्सी से उतरना चाहिए, तो भी नहीं उतरेंगे। मोदी जी को जनता के द्वारा उतारना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति हैं, वो उतरने वाले नहीं है अपने, यानी रिक्वेस्ट से या उनको एमनेस्टी देने के बाद। वो दुनिया में जा क्यों रहे हैं? आप समझिए सर, लॉजिक बताता हूं मैं। दुनिया भर में लाइबेरिया, इचकुपुटू, साटुटू, ऐसे ऐसे नाम जिनकी कंट्रीज के नाम ही नहीं है, ऐसे देशों में जाकर वहां का सर्वोच्च सम्मान उनको मिलता है, वो लेके आ रहे हैं। वो इदी अमीन का कोट मुझे याद आता है, जिसपे पूरे लगे हुए थे मेडल। वो किसके लिए थे वो मालूम नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई वॉर ही नहीं लड़ी थी। नहीं, उसने तो उसने उसने खुद ही सारे मेडल लिए थे। हाँ, तो वो खुद लगाता था ना, हाजी ये वो, 50 डॉक्टर ये वो लगाता था। वैसे बहुत मोदी जी लंबा, भी लगा बहुत सकते लंबा। हैं। बिल्कुल।
लेकिन मोदी जी ये करना चाहते हैं कि अगर उनको कुर्सी से उतारा जाए, यानी जनता और भारत की जनता प्रक्षोभ में आए और उतारा जाए, तो अपने बचाव के लिए वो ये कह सकते हैं कि मैंने कुछ भी किया हो लेकिन इतने देशों के सर्वोच्च सम्मान मुझे मिले हैं, तो मुझे एमनेस्टी मिलना मेरा हक बनता है। इसके लिए वो एक डिफेंस लाइन तैयार कर रहे हैं। तो आप समझिए कि स्थिति कहां पहुंच चुकी है। और दूसरी बात यह है कि सर, संघ के मुख्य जो है सरसंघ चालक जो है, उनमें उनकी बात में एक हताशा भी दिख रही है कि आज तक उन्हें किसी को भी, यानी वाजपेयी साहब हो या किसी को भी, रिटायरमेंट के बारे में या 75 की शाल, मराठी में कहा उन्होंने कि 75 शाल अंगावर पडली की रिटायरमेंट घ्यावी माणसाने, की यानी सीधा सीधा उन्होंने एक जनरल स्टेटमेंट कर दिया जो सीधा मोदी पे लागू होता है कि शाल और श्रीफल देते देते हैं हम लोग, नारियल दे देते हैं। नारियल देने का मतलब यह है कि आपको विदाई, बस चलिए आप। और मोदी जी ने यही किया था आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और मार्गदर्शक मंडल में डालते वक्त। देखिए 11 बरस पहले जैसे बीजेपी के लोगों को जैसे लग रहा है ना, आरएसएस के लोगों को, वैसे ही मोदी जी को 11 बरस के पहले ऐसा लगा नहीं था कि उनके भी 75 साल हो जाएंगे। आदमी को हमेशा लगता है वो अमर है, उसे उसकी सत्ता कभी जाएगी नहीं, अक्षुण्ण है, जैसे आज बीजेपी के लोगों को लग रहा है। लेकिन वो जाने वाली है, जैसे 11 साल चले गए, 75 आ गई अब। तो उनको जब आडवाणी जी को 75 दिखाए उन्होंने, तो वो 75 के तारे आडवाणी और जोशी जी ने देखे, तो एक दिन इनको भी सितारे देखने थे तो वो मोदी जी का भी टाइम आ गया, तो याद दिलाया भागवत ने। और देखिए कि हम सब, फडणवीस साहब ने कहा कि हम सब भागवत धर्म का पालन करते हैं, 8 दिन पहले ही कहा। हम सब भागवत धर्म का एक अलग अर्थ भी है, वो श्रीमद् भागवत कथा जो है उससे भागवत धर्म कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर भागवत धर्म का अलग मामला है। और वो भागवत धर्म है कि 75वें साल में मोदी जी को शाल मिलेगी, उसके बाद फडणवीस अपने लिए रास्ता देख रहे हैं ताकि वो भागवत धर्म का पालन करके आगे बढ़ सके, क्योंकि उनके 75 को टाइम है अभी, ये सोच के वो कर रहे हैं। वहां अमित शाह, मोदी जी, देखिए और एक उसमें समीकरण है, महाराष्ट्र से शिंदे और अमित शाह, उनका एक अलिखित गठबंधन है, और मोदी जी और फडणवीस, उनका एक अलिखित गठबंधन है, और उनमें इंटरनल वॉर चल रहा है और वो घमासान जोरदार चल रहा है। और कौन किसके खेमे में है अभी किसी ने पत्ते डाले नहीं है, लेकिन धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो मोहन भागवत जी ने मराठी में क्या कहा, घर ही बसो? घर ही बसा कहा नहीं, लेकिन कहा कि शाल मिलने के बाद आदमी को अपनी रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, बस खत्म 75 की शाल। तो बस सितंबर में 75 हो जाएगी मोदी जी की, तो शाल तो दे देंगे भागवत उनको। उसके बाद मोदी जी क्या करते हैं, क्योंकि डोवाल को तो 5 साल पहले शाल मिलनी चाहिए थी, और वैसे भी उन्होंने कुछ काम किया तो है नहीं, देश की बर्बादी ही कर दी है। एक बार वो पुतिन के सामने स्टूल पे बैठ के जो सफाई दी वो छोड़कर हमने तो कुछ देखा नहीं था। तो आप समझ लीजिए। एक और सवाल, चूंकि सवाल ये नहीं है, लेकिन चूंकि आप मेरे साथ हैं और आप जानते हैं महाराष्ट्र से मेरा रिश्ता मोदी जी वाला नहीं है, मेरा वाकई रिश्ता है। महाराष्ट्र मुझे बेहद प्रिय है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र की यात्रा का मौका मिलता है तो मैं कितना खुश होता हूं, और महाराष्ट्र के निमंत्रण में कभी ना नहीं करता हूं, कहीं और का कर दूं, लेकिन अगर वहां का मिलता है, क्योंकि आपसे एक बार और डिस्कस हो चुका है कि मुझे खाना बहुत पसंद है अलग अलग इलाकों का, और लोग बहुत पसंद है। पिछले दिनों जिस तरह का विवाद हुआ, मैंने एक वीडियो किया था, उस बीच आपसे बात नहीं हो पाई, आप भी व्यस्त थे। पिछले दिनों भाषा को लेकर जिस तरह का तमाशा हुआ, दोनों दृश्य, एक तरफ वहां मार पिटाई के जो सीन आए वो तो बुरे लग ही रहे थे, और उसके बरक्स जिस तरह से पूरा सोशल मीडिया महाराष्ट्र को गुंडा साबित करने का, महाराष्ट्र के लोगों को गुंडा साबित करने का, भाषा के मामले में महाराष्ट्र के लोगों को फैनेटिक साबित करने में लगा था, वो भी मेरे लिए राजू भाई बेहद दर्द पहुंचाने वाला था। 99 में जब मैं अपनी सरकारी नौकरी ज्वाइन करने गया था तो नागपुर में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। हम तब बच्चे हुआ करते थे 23-24 साल के, और हम 11 बजे रात तक, 12 बजे रात तक नागपुर में घूमते थे, बात करते थे। तब से लेकर और अभी मैं सेवाग्राम गया हुआ था कुछ दिन पहले, तब तक जाने कितनी मैंने महाराष्ट्र की यात्राएं की हैं। मैं जोड़ रहा था कि 9 बार तो मैं केवल नागपुर जा चुका हूं, तो कितनी यात्राएं की हैं आप समझ सकते हैं। और कभी
किसी क्षण पर किसी ग्रामीण इलाके में, किसी शहरी इलाके में, किसी एयरपोर्ट पर, किसी रेलवे स्टेशन पर, बॉम्बे की लोकल्स में कभी किसी ने भाषा को लेकर मेरे साथ बदतमीजी नहीं की है। महाराष्ट्र मराठी में लोगों ने बातचीत शुरू की, मैंने मुस्कुरा के हिंदी में जवाब दिया और तुरंत लोग हिंदी पर आ गए और प्यार से बात किया और हर तरह की जो जितनी मोहब्बत मिल सकती है उतनी मोहब्बत मुझे मिली है। ये पूरा विवाद जो है ना, मैं आपकी एक टिप्पणी चाहता हूँ। मेरा कोई सवाल नहीं है, आप जानते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस विवाद पर एक टिप्पणी राजू परुलेकर की हो जाए, जो जिनको हिंदी वाले जितना प्यार करते हैं, उतने ही महाराष्ट्र वाले भी प्यार करते हैं और जितने हिंदी वाले नफ़रत करते हैं, उतने ही मराठी भी नफ़रत करते हैं। देखिए सर, ऐसा है कि महाराष्ट्र में किसी भी भाषा के प्रति द्वेष या तिरस्कार बिल्कुल नहीं है। मैं जानता हूँ और मैं खुद भाषा से इतना प्यार करता हूँ किसी भी भाषा से, क्योंकि भाषा ज्ञान का साधन होती है और वो आपको ज्यादा से ज्यादा प्यारे व्यक्ति बनाती है, नफरत भरा नहीं बनाती। तो महाराष्ट्र के लोगों को, दक्खन में आता है महाराष्ट्र क्योंकि विंध्य पर्वत के नीचे आता है, और शिवाजी महाराज का ये जी। कहना ही था कि ये राज्य दक्खनियों का है, यानी हुँ, दक्खनियों का, यानी तंजावर तक वो गए, तमिलनाडु तक वो हुँ। गए थे अपना राज्य बनाकर। बिल्कुल, उनके भाई बिल्कुल। वेंकोजी राजे भोसले जो थे, उनके सौतेले भाई, वो वहां राजा थे। तो वहां पर तंजावरी तमिल वाली मराठी बोली जाती है आज भी। तो वो एक अलग मराठी है, तंजावरी मराठी, बहुत अच्छी है और प्यारी है वो। खैर वो बात एक अलग है, लेकिन मैं ये बात करता जो हूँ कि जो हैदराबाद से सीमा लगती है आपकी, वहाँ भी बड़ी मज़ेदार मराठी में मुझे बुलाया हाँ गया था, हाँ, विद्रोही साहित्य सम्मेलन में मैं गया था। वहां वहां आएंगे जाएंगे वाली वो जो हिंदी भी बोली जाती है, वो जी, भी बहुत बढ़िया बोली होती जाती है, है। बिल्कुल। हाँ, उसमें दक्कनी इंग्लिश भी हिंदी। दिए जाते हैं, वो भी मैं सुनता हूँ खतरनाक होते हैं। तो खैर वो जी, बात अलग। देखिए यहाँ पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पनपी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत दादा साहब फाल्के नाम के मराठी आदमी ने की, और बाद में सर आज भी उनके नाम के अवार्ड दिया जाता है। और बाद में कितने सारे, राज खोसला से लेके कितने सारे निर्देशक है जिन्होंने हिंदी फिल्में मराठी कहानियों पे बनाई। कितनी सारी, आपको मैं क्या बताऊं, दो रास्ते, राजेश खन्ना की सुपर हिट फिल्म, कितनी मैं आपको गिना सकता हूं ऐसे। लेकिन बात मैं एक बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में बीजेपी हमेशा जो जहर घोल रही है, मोदी वाली बीजेपी, उन्होंने ये प्रयोग किया, किसी भी भाजपाई राज्य में अन्य किया नहीं, तीसरी भाषा लाने का। पहली कक्षा से बच्चों को मराठी और अंग्रेजी सिखाते हैं, और चौथी से महाराष्ट्र में ऐसा है कि आप हिंदी सीख सकते हैं और संस्कृत सीखते हैं, सिर्फ हिंदी सीख सकते हैं, सिर्फ संस्कृत सीख सकते हैं, या फिर एक अन्य भाषा यानी जर्मन या फ्रेंच अगर आपकी स्कूल में सुविधा हो तो मिल सकती है। ये सारी व्यवस्था एकदम ठीक चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं। और बच्चा पहली कक्षा से हिंदी फिल्में देखता है तो हिंदी बात तो कर ही लेता है, और कोई ग्रामर से भाषा सीखता नहीं है। भाषा बिल्कुल हमेशा नहीं, सुन के सीखी जाती है, क्योंकि मातृभाषा का ग्रामर थोड़ी पढ़ाया था हमारी माँ बाप ने बिल्कुल। हमें। तो बात यह है सर कि ये जबरदस्ती थोपने का मामला था, उसके खिलाफ लोगों की आवाज उठी। इस बार क्या हुआ कि ये बीजेपी ने क्यों किया, आपको ये सवाल, लोग उत्तर के लोगों को बहुत बड़ा सवाल होगा। वो चाहते थे कि मराठी वोटों का ध्रुवीकरण हो। यहाँ की स्थानीय जो संस्थाएं हैं, उनकी इलेक्शन है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन है, उसमें मराठी वोटों का बड़े पैमाने पर हो, और उत्तर भारतीयों के भी वोट है। तो वो ध्रुवीकरण हो और उसमें राज ठाकरे एक बड़ी शक्ति साबित हो। वो पिछले वाला उनको दौर याद है उनका, 2006-2007। तो उसमें वोट उनको मिलते हैं राज ठाकरे की मनसे पार्टी को, तो उद्धव ठाकरे के वोट कट जाएंगे। फिलहाल आपको दिख रहा है कि वो दोनों भाई इकट्ठे आए हैं वगैरह, लेकिन वो आप आगे आगे देखेंगे क्या होता है। तो वो मिले और बाकी वोट बीजेपी को मिले, ये बस एक कागज पे योजना है। देखिए ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई योजना फुल प्रूफ नहीं होती, नहीं तो बड़ी बड़ी सेनाओं की हार नहीं होती। तो और बीजेपी की भी होने जा रही है जो हार आगे, वो आपको अभी पता नहीं है, लेकिन वो उनको भी मालूम नहीं है। तो हार तो हर किसी की निश्चित है, जैसे जीत निश्चित होती है। तो बात यह है कि ये सारी जो चीजें हैं, ये करने के लिए बीजेपी ने वो पहले से थोप दिया, फडणवीस सरकार ने, मराठी। तो साहित्यकार, विचारक और जो लिंग्विस्टिक में जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्होंने कहा कि यार इतने बच्चों पे माथे पे ये मत थोपो। और उसमें एक योजना और डाल दी उसने दिखाने के लिए कि 20 बच्चे आकर अगर मांग करें कि हमें जर्मन चाहिए, तो उन्हें जर्मन का शिक्षक दिया जाएगा, अगर नहीं तो फिर उन ऑनलाइन सीख सकते हैं।
तो ये 20 बच्चे अलग होंगे पहली कक्षा से। तो हमारे यहाँ अरविंद जगताप नाम के एक मराठी लेखक है, उन्होंने कहा जानता ये हूं मैं। पार्टी तोड़ने की कला पहली कक्षा से सिखा रही है बीजेपी, जैसे शिवसेना को तोड़ा था। 20 लोग अलग होकर वो गुवाहाटी जाएंगे और वहां की भाषा सीखेंगे। चलो अच्छा है, ये भी अच्छा है, ठीक है। तो बीजेपी हर जगह डिवाइड कर रही है, वो बात थी। तो उसके ऊपर जो प्रतिक्रिया है, स्वाभाविक रूप से जो साहित्यकार, विचारक और लिंग्विस्टिक में जो इंटेलेक्चुअल्स मराठी थे, वो हम अपनी मराठी भाषा को मरने थोड़ी देंगे सर। तो वो भाषा बिल्कुल। इतना साहित्य उसमें, आप सोचिए कि कुछ ही नाम मालूम है हिंदी वालों को। अगर हिंदी में सारा साहित्य आ जाता है तो आप लोगों को भी मजा आएगा, और हिंदी भी मराठी में आ जाता है तो भी इन लोगों को भी मजा आएगा। पूरा नहीं आया है, थोड़े थोड़े और साहित्यकार। मराठी राजू भाई हिंदी वालों के लिए बहुत खुली हुई है, ये मैं जानता हूं। मेरी 4 इतिहास की किताबें जो हैं वो बिना किसी कोशिश के मराठी अनुवाद में उसके आई हैं। प्रकाशकों ने संपर्क किया, मराठी में अनुवाद कराया और मराठी में अच्छा खासा पढ़ी गई हैं वो। तो आपको बस मैं दूसरी और एक भाषाओं बात, के लिए मराठी कितना खोली हुई है। सर और एक अपने मित्र हैं मिश्र, उन्होंने राहुल पे किताब लिखी थी, वो सबसे ज्यादा नागपुर में बिकी, हिंदी में हम्म। किताब लिखी वो। तो बात वो नहीं दयाशंकर मिश्रा वाली, हाँ। सर, हाँ, वो गुस्सा जो है वो पहले से थोपने का है और दादागिरी करने का है। देखिए, मैं अगर मध्य प्रदेश में आता हूँ, मैं अगर छत्तीसगढ़ में आता हूँ, मैं बिहार में आता हूँ, झारखंड में आता हूँ, यूपी में आता हूँ, या उत्तराखंड में आता हूँ, और मैं मराठी में बात करने की और जबरदस्ती आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूँ, गलत है ना। तो बिल्कुल। वही बात हम लोग नहीं चाहते, ऐसा लोगों का कहना था। तो फिर इसमें जो हिंसा की बात है, वो तो राजनीतिक पार्टियों का तो अपना धर्म ही है। उन्होंने हिंसा तोड़ो ओड़ो शुरू किया, इसमें बीजेपी के लोग भी शामिल थे। वो इसलिए क्योंकि वो मराठी और नॉन मराठी वोटों का ध्रुवीकरण हो और इलेक्शन के लिए उनको फायदा हो। इसमें भाषा के प्रति कोई प्रेम नहीं। मैं आपको कहता हूं हम्म। कि फडणवीस साहब को आप अचानक भेंट मिलिए और कहिए किसी भी 2 महाकवि मराठी के 2 कविताएं सुनाइए। अगर नहीं सुना सकते कोई बात नहीं, आपको हिंदी से प्यार है तो हिंदी के 2 महाकवियों की 2 कविता सुनाइए। यही बात आप अमित शाह से कहिए, यही बात आप मोदी साहब से कहिए। सर, उनको कुछ भी नहीं मालूम भाषा के बारे में, ना हिंदी के बारे में, ना मराठी के बारे में, ना गुजराती के बारे में। आप साहेब को कहिए गुजराती की सुनाइए, चलिए आप गुजराती की ही सुनाइए। 2 कविता अगर गुजराती कवियों की सुनाए, मैं सुनाता हूं, आप सुना सकते हैं। सर, इनको भाषा के प्रति प्यार नहीं है, संस्कृति के प्रति प्यार नहीं है, इनको देश से प्यार नहीं, इनको सत्ता का मोह, उससे आया हुआ पैसा और अडानी को देने या जो जमीनें दी जा रही है वो उससे प्यार है। और उनकी सत्ता खिसक गई तो समझ है, उनको मालूम है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग, उपनिषद और वेद, वो जेल में पढ़ने पड़ेंगे, जैसे गांधी की टाइम में पढ़ते थे लोग, गांधीवादी। जेल पे आपने बात शुरू की है तो जन सुरक्षा कानून पे भी जिस तरह से पास होना, तो देखो देखिए आप भी जानते हैं तय था। जैसे भी आया है, लेकिन बहुमत तो है ही उनके पास, तो पास तो हो जाएगा। इस मैं चाहता हूँ उस कानून के बारे में भी कुछ बताइए, और जिस तरह के विरोध की उम्मीद थी कि भले 30-40-50 जितना भी विपक्ष है, कम से कम लड़ता हुआ, चीखता हुआ, उसको रोकता हुआ दिखाई दे, वो जो नहीं दिखा, इसका क्या कारण? शॉर्ट कर में दो थोड़ा बताता सा। हूं। हाँ, जी। जन सुरक्षा कानून में क्या, यानी उसका विरोध क्यों हुआ रहा है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, पहली बात तो। दूसरी बात मैं मोटा मोटी पहले बताता हूँ, फिर मैं उसमें 10 चीजें बताता हूँ जो डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन को डैमेज करती है और हमारे अभिव्यक्ति की आजादी को। जी जी पहली बात जी। सर, वो कानून जन सुरक्षा नाम दिया है और कह रहे हैं नक्सलाओं को बंदोबस्त करेंगे। अब अमित शाह बोल चुके हैं कि 72% नक्सलियों का बंदोबस्त हो चुका है, 28% रहे हैं। तो 72% नक्सलियों का बंदोबस्त अगर आप बिना किसी कानून के कर सके, जो कानून है उनसे कर सके, तो 28 के लिए आपको कानून की क्या जरूरत है? बराबर है, बिल्कुल। ऑलरेडी यूएपीए है और इतना दमनकारी कानून, और बिना कानून के भी आपने शार्जिल इमाम और उमर खलीद को उठा के रखा है ना जेल में। तो ये कानून की क्या जरूरत पड़ी? एक बात। दूसरी बात सर, एक्सट्रीम लेफ्ट की बात उन्होंने की है, एक्सट्रीम लेफ्ट एलिमेंट को हम खत्म करेंगे। तो एक्सट्रीम राइट एलिमेंट का क्या करेंगे? यानी महाराष्ट्र में भिड़े हैं, फिर वो एकबोटे हैं, बोंडे हैं, तुषार दामगुड़े हैं, इनको कौन अरेस्ट करेगा? तो लेफ्ट ही सिर्फ हिंसा लेफ्ट वाले की आप देखेंगे, राइट वालों की नहीं देखेंगे। यानी ये खुली छूट है भगवाकरण के लिए, और वो भी गलत तरीके से। यानी कानूनन आप ये ऐसा नहीं कर सकते। अब इनको क्यों बोलता हूं मैं? सरकार, मैं आपको एक वो बताता हूं, मराठी में है ये, हिंदी में बताता हूं। सरकार विरोधी आप ओपिनियन दे देंगे, मत प्रदर्शन करेंगे,
तो आप पे अनिर्बंध रूप से कार्रवाई की जा सकती है। दूसरी, गैर कानूनन संगठन और गैर कानूनन व्यक्ति कोई बिहेव कर रहा है, इसकी कोई व्याख्या ही नहीं है। यानी मेरे मन को भाया, मैंने कुत्ता काट के खाया सर, ये कानून का एक दूसरा कलम है। तीसरा है कि एक सिर्फ जीआर निकाल के किसी भी संगठन और संस्था को आप गैर कानूनी ठहरा सकते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। चौथा सर, कि किसी भी संस्था को, यानी उन्होंने कहा कि देखो अब ये आज तक है वो गैर कानूनी है, जीआर निकाल दिया, एक अंडर सेक्रेटरी निकालेगा, वो निकाला तो उसकी सारी संपत्ति कुर्क हो जाएगी और सरकार को मिलेगी। ये कोई कानून है? और आगे सुनिए कि किसी भी ऐसे संगठन के मीटिंग को जाने वाले या साहित्य रखने वाले ऐसे व्यक्ति या उसके बारे में बात करने वाले, यानी उनको कैद में रखने का और उनको कोई बेल न मिलने का प्रबंध है इस कानून में। और बहुत सारे हैं, तो मुझे लगता है टाइम बहुत लगेगा, लेकिन मैं अगर मैं एक बताता हूं कि यहां तक कि गांधीयन वे जो है, यानी अनशन करना, यानी लोगों को एक साथ लाना, लोगों का आंदोलन खड़ा करना किसी प्रकल्प के खिलाफ या सरकार के खिलाफ, ये भी गैर कानूनी है। और इसके लिए सर सब इंस्पेक्टर लेवल का आदमी आपको आपका भविष्य तय करेगा। कम से कम 3 साल तो आप अंदर सड़ेंगे। ऐसा कोई कानून होता है? ये कानून है या रोल एक्ट है? ये फडणवीस कानून है। और इसको बंद करने के लिए सर मैं ये चाहता हूं कि हर पार्टी को एक्चुअली इस कानून को तोड़कर जेल में जाना चाहिए था और सभी ने कायदे भंग करना चाहिए था। ये कहना चाहिए था सिविल डिसोबीडियंस में कि हाँ, हमने कानून तोड़ा है, हमको रखो जेल में। तो हजारों की संख्या में अगर ये कानून तोड़ते तो ये कानून करने की हिम्मत नहीं होती। ये लैबोरेटरी है। आज आप समझिए महाराष्ट्र को लैबोरेटरी बनाया है। ये कानून यहां पर चल जाता है तो फिर पूरे देश में करेंगे। फिर मोदी जी को 75 साल होंगे तो उनको बाहर नहीं। ये फडणवीस मोदी जी की कुर्सी बचाने के लिए कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अडानी को विरोध हो रहा है धारावी से लेकर सुरजागढ़ तक। वो बीच में शक्तिपीठ महामार्ग जो बिना वजह किसानों को बर्बाद करके बन रहा है, तो वो जो है उसके लिए किसान खड़े हुए हैं सीना तान के। उनको दबाने के लिए, कुचलने के लिए और जुल्म करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी और जालियनवाला बाग से बर्बर कानून नहीं है। इस कानून को सर कचरे के डिब्बे में फेंक देना चाहिए। लेकिन मैं आपको कहूं कि बहुत दुर्भाग्य की बात है, कांग्रेस ने छुटपुट विरोध किया, लेकिन विपक्ष में अडानी के पक्ष में तो एनसीपी तो है ही, शरद पवार साहब, तो उनके लोग, जयंत पाटिल का भाषण सुनिए, वो हंस के बात कर रहे हैं। मैंने फिर नाना पटेल का, हम लोग मिले, वो उनकी कमेटी बनाई थी, उन्होंने कुछ बदलाव ही नहीं किए सर। और वो बदलाव नहीं किए, उसके ऊपर भी जयंत पाटिल खुशी खुशी भाषण कर रहे हैं। तो ये अडानी के लिए कर रहे हैं। एनसीपी तो गई। अब शिवसेना की जो अंबादास दानवे साहब है, विपक्ष के नेता विधान परिषद में, उनको, यानी वो लोगों को सब, ये देखिए जानकारी होना बहुत जरूरी है, अभ्यास करना बहुत जरूरी है। वो सिर्फ सीपीएम के निकोले साहब ने किया, जो आदिवासी कम्युनिस्ट पार्टी के थे, उन्होंने जो भाषण किया, वो अकेला आदमी लड़ा सर। अकेला आदमी लॉजिकली लड़ा और इस जन सुरक्षा कानून की धज्जियां उड़ाई। बाकी कांग्रेस ने विरोध किया, लेकिन जिस लेवल का विरोध करना चाहिए था वो लेवल का विरोध कांग्रेस नहीं कर पाई। हालांकि मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस, एनसीपी तो पूरा आप खत्म समझिए, एनसीपी अडानी को समर्पित है। तो शिवसेना, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस को जो विरोध करना चाहिए था वो लेवल का विरोध उन्होंने किया नहीं। वो आप सफाई बहुत दे रहे हैं, हमने विरोध किया, लेकिन जिस ताकत से हम और आप भी लड़ते हैं उस ताकत से भी ये लड़े नहीं। इन फ्यूडल लॉर्ड्स को राहुल गांधी ने किस लिए बिठाकर रखा है मेरी समझ में नहीं आता। सिर्फ अपवाद देखे, महाराष्ट्र के अध्यक्ष जो है कांग्रेस के, हर्षवर्धन सपकाळ, उन्होंने मुझे जबान दी कि राजू भाई आप जेल जाते रहे हैं तो हम भी आपके साथ जेल जाएंगे कानून तोड़कर। तो मैंने कहा, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाया जा सकता है? वो तो जाया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मुझे नहीं मालूम कि सूर्यकांता साहब का वो जो रुख है देश के नागरिकों के प्रति और आरएसएस के प्रति, वो तो आप जानते ही है। उनके खिलाफ बोलने के लिए हम लोगों को लिए किसको, सुप्रीम कोर्ट के जज को भी सजा देते हैं वो। तो इतने एकदम हाईएस्ट हेडमास्टर के सामने हम क्या कर सकते हैं सर?
तो आपने अडानी जी का सर भी नाम लिया। सर एक मिनट, हाँ, सर एक मिनट, पूरा कर दीजिए, हाँ, पूरा कर दीजिए। शिवसेना अपनी पार्टी चुराने के बाद कोर्ट में गई थी, हुआ क्या? तो कोर्ट में हम्म। जाने का फायदा आपको तो मालूम है। हम पीएम केयर के टाइम में कोर्ट में गए थे, रफाल के टाइम में गए थे, रफाल में तो फाइल ही गायब हो गई थी। तो आप कोर्ट में जाने की जो बात कर रहे हैं वो सच है, लॉजिकल वही है, लेकिन लॉजिकल वो नहीं भी है, आज की परिस्थिति में नहीं है सर। हाँ, निराशा होती है, लेकिन आदमी और जाएगा कहाँ? वही एक जगह, या तो जनता की कोर्ट है, तो वहाँ गुप्ता जी बैठे हुए हैं, या इंटरनेशनल तो कोर्ट में जाएंगे सर, और जाएंगे सर, जाएंगे जाएंगे। अच्छा, अभी अडानी जी को गोरेगांव में जो 36,000 करोड़ की जमीन मिली है, तो क्या एक भीखू महात्रे वाली फिल्म आपको याद है? मुंबई का किंग बेका कौन, भाई भीखू कौन? महात्रे। भिखू तो मात्रे इस का पे अंत क्या कहा मालूम है ना जाए? आपको? उसमें भिखू मात्रे का अंत मालूम है ना, भाऊ ने कैसे किया था? एकदम तो मालूम है, भाऊ सब अगर जमीन मालूम है। दे रहा है तो अडानी को भी बच के रहना चाहिए, ठीक है। मैं ये कहता हूं कि सर मुंबई में अडानी का अडानी पूरा बेताज बादशाह सरकार ने बना दिया है। अडानी और अनिल अंबानी दोनों को बैंक, एलआईसी और भारत की सारी संस्थाएं, पीएसयू, पोर्ट, एयरपोर्ट्स, जमीनें, जंगल, जमीन सब लूटने का पूरा का पूरा पूरी मोहलत है। आप गढ़चिरौली के महीने में पहले वाले जंगल के फोटो दिखाता हूँ, बाद में सूरजागढ़ का अडानी आने के बाद के फोटो दिखाता हूँ। यहाँ की जल, जंगल और जमीन जो बनने के लिए बहुत सारे साल लगे, वो सारे, ये मेरा कैट है, ये चाहता है कि आप वो उसको दिखाएं, मैं वो उसको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मुझे हेलो। पीछे से कह रहा था कि मैं देखना चाहता हूँ, तो हम्म, अशोक कुमार पांडे जी को देखना चाहता था। तो बिल्कुल। तो ये बात है कि ये जल, जंगल, जमीन लूटने के लिए ये पीछे रहे हैं, और उसको पूरा तरह से मोदी सरकार ने इनको आश्वस्त किया है। कोई कोर्ट, कोई सेबी, कोई संस्था, कोई एनफोर्समेंट, अब आपको मालूम है अनिल अंबानी को फ्रॉड डिक्लेयर किया एसबीआई ने, कैनरा हाँ, बैंक को फ्रॉड का टैग हटाना पड़ा। तो सर किस तरह की मेहरबान है आपका? देखिए 5,000 अभी आपने घर लिया है लोन पे, वो लोन एक हफ्ता मत चुकाइए, एक ईएमआई मत भेजिए, देखिए 10 लोग आ जाते हैं घर पे कि नहीं। लेकिन इन लोगों के, ये लोग तो शहजादे हैं। तो आप समझिए कि इस देश में अंबानी, अडानी, जय शाह के लिए अलग कानून है, ढोवाल ढोवाल पुत्रों के लिए अलग कानून है, मोदी और शाह बादशाह बैठे बिठाए हैं, भागवत धर्म अपनी तरह चल रहा है, हम जन संरक्षा कानून के लपेटे में आ चुके हैं, आग सभी तरफ लगी हुई है, और हर किसी का घर उस जद में आ जाएगा। मुझे बहुत ज्यादा नहीं कहना है, दो तीन बातें मुझे कहनी है। पहली बात तो ये कि भाषा के सवाल पर पूरी जिम्मेदारी के साथ एक उत्तर भारतीय और हिंदी भाषी होने के साथ मैं ये कहना चाहता हूं, भाषा जोड़ने का पुल है, भाषा तोड़ने का पुल नहीं है। आप दूसरी भाषा को सम्मान देंगे तो आपकी भाषा को सम्मान मिलेगा। आप किसी की भाषा का अपमान करेंगे तो कोई भी आदमी, चाहे उसकी भाषा 50 लोग बोलते हों, अपनी भाषा और अपनी माँ का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जो बर्दाश्त कर सकता है उसके मनुष्य होने पर हमेशा शक कीजिए। दूसरी बात यह कि जन सुरक्षा के नाम पर कभी किसी नाम से, कभी किसी नाम से, कभी मकोका आ रहा है, कभी ये आ रहा है, कभी वो आ रहा है, ये जितने कानून आ रहे हैं, ये दरअसल लोकतंत्र को कमजोर करने के, लोकतंत्र के अंदर जो विरोध की एजेंसी है, जिसमें संविधान आपको ये अधिकार देता है कि अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से आप विरोध कर सकते हैं, इस एजेंसी को खत्म करने के लिए, इस विरोध को कमजोर से कमजोर करने के लिए यह कानून है। और इन कानूनों का आना बताता है कि सरकार ऐसे कदम उठा रही है कि वो डरी हुई है कि जनता सड़क पर आज नहीं तो कल आएगी। लेकिन राजू भाई भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और हमारे दर्शक भी जानते हैं कि इतिहास बताता है जब जनता की आंधी सड़क पर उतरती है तो ऐसे कानून जो हैं वो तिनकों से भी हल्के हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, बर्बाद कर दिए जाते हैं। इसलिए अगर सरकार जन विरोधी नीतियां बनाती रहेगी तो ये कानून उसको बचा नहीं पाएंगे। रहा सवाल 75 का, तो सनातन धर्म की बात बहुत की जाती है आजकल। सनातन धर्म में 75 वर्ष जो होता है उसका मतलब होता है आपका वानप्रस्थ आश्रम खत्म हो गया, अब संन्यास आश्रम की तरफ आप प्रवेश कीजिए। जो आपके बच्चे हैं, जो आपके पीछे हैं, उनको जिम्मेदारियां दीजिए और जाकर आप हरि भजन कीजिए। बस इससे ज्यादा किसी टिप्पणी की जरूरत मैं महसूस नहीं करता। अजय भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले संडे फिर मिलते हैं और बात करते हैं।